Now let's study the consumer equilibrium with the help of indifference curve analysis. अभी तक हमने दो एक ऐसी चीजें पढ़ी जो हमने कार्डिनल अप्रोच में नहीं पढ़ी थी, दैट वाज हमारा इंडिफरेंस कर्व एंड आवर बजट लाइन। सबसे पहले वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू मूव, मतलब वो मूव नहीं करना चाहता है, वो अपना पैसा इस तरीके से खर्च कर रहा है कि उसे मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिल रही है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ रेस्ट, मतलब वो मूव नहीं करेगा, वो बहुत खुश है, ही इज नॉट गोइंग टू मूव, ही इज एन रेस्टिंग पोजिशन। ठीक है। Consumer equilibrium refers to a situation in which a consumer derives maximum satisfaction with no intention to change it and subject to given prices and his given income। मतलब उसकी जितनी given income है और मार्केट में दोनों कमोडिटीज की जो प्राइस चल रही है वो प्राइसेस और वो इनकम को वो उस तरीके से मैच करता है कि उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। सिंपल। The point of maximum satisfaction is achieved by studying indifference map and budget line together। मतलब इस केस में मैंने आपको लास्ट वीडियो के एंड में भी बोला था कि हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन में साथ साथ में कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे होता है। देखो, जब भी हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं तो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को हमें साथ में स्टडी करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है। On an indifference map, higher indifference curve represents a higher level of satisfaction। हमें ये पता है, हमने देखा था IC1, IC2, IC3, जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कोई भी कंज्यूमर को। ठीक है। Than any lower indifference curve, so a consumer always tries to remain at the highest possible indifference curve subject to his budget constraint। That means एक कंज्यूमर कोशिश करता है कि वो मैक्सिमम ऊपर से ऊपर इंडिफरेंस कर्व पे बैठा रहे। क्यों? सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन वही मिलेगा ना। बट वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है? उसका बजट। भाई उसका इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ कब जाएगा? दैट मींस वो ज्यादा कमोडिटीज कब कंज्यूम कर पाएगा? जब उसका बजट ज्यादा होगा तभी कंज्यूम कर पाएगा ना। लेट्स से एक मैप देखते हैं, एक इंडिफरेंस मैप देखते हैं और उससे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सी, दिस इज द इंडिफरेंस मैप। ओके, लेट्स से कि कोई कंज्यूमर है, वो इतने कमोडिटीज कंज्यूम करता था। अब अगर उसे इस इंडिफरेंस कर्व पे आना है जहां पे वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो वो कब कर पाएगा? जब उसकी इनकम ज्यादा होगी। तो यहां पे जब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो हमें इंडिफरेंस कर्व के साथ साथ में बजट लाइन पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। एंड दैट्स योर लास्ट लाइन, सब्जेक्ट टू हिज बजट कंस्ट्रेंट्स। दैट मींस उसका बजट, उसकी इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अब देखते हैं द टू कंडीशंस फॉर अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दैट मींस अगर एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पे आना है तो व्हाट आर द कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन इज एमआरएस, दैट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई। यानी दो कमोडिटीज हमने अज्यूम किए हैं, एक्स एंड वाई। अगर आप एप्पल बनाना लेते हो तो ए बी हो जाएगा, अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम लेते हो तो सी आई हो जाएगा, वॉट एवर इट इज। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू द रेशियो प्राइसेस, दैट मीन्स द प्राइस रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, जिसको हम लोग पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई भी बोलते हैं। तो अगर सिंपल टर्म्स में हमें लिखना हो तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? एम आर एस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू द पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी ऑफ वाई। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है? एम आर एस शुड फॉल कंटिन्यूअसली, दैट मीन्स एम आर एस शुड फॉल। हमने पढ़ा था इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमको एप्पल खा के, फर्स्ट एप्पल खा के जितना सेटिस्फैक्शन मिला था उतना सेटिस्फैक्शन हमें सेकंड एप्पल खा के नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? वी आर नॉट विलिंग टू सैक्रिफाइस 5 बनानास, वी विल नाउ ओनली सैक्रिफाइस 4 बनानास। थर्ड एप्पल पे मेरी यूटिलिटी और कम हो जाएगी, मेरा सेटिस्फैक्शन और कम हो जाएगा। तो थर्ड केस में मैं अब सिर्फ 3 बनाना सैक्रिफाइस करूंगा, आई विल नॉट सैक्रिफाइस 4 और 5 बनानास। सिंपल। तो दो कंडीशन क्या है? MRS of XY is equal to the P of X by P of Y, that is the price ratio. And second क्या है? Marginal rate of substitution, that is MRS should fall continuously। ठीक है। अब शेड्यूल देख लेते हैं, एक ग्राफ देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा। सबसे पहले हम ये ग्राफ देखते हैं जिसमें हमें इंडिफरेंस मैप दे रखा है और हमें एक बजट लाइन भी दे रखी है। सबसे पहले ये समझो कि दीज आर द 3 इंडिफरेंस कर्व, IC1, IC2 एंड IC3। ये जो आपको व्हाइट कलर की स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इसका क्या मतलब हुआ? डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है।
स्ट्रेट लाइन है, कर्व दिख रहा है कहीं पे भी? ये जो व्हाइट वाली लाइन आपको दिख रही है ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, इट इज नीदर कॉनकेव नॉट कॉन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ये कौन सी लाइन हुई? बजट लाइन हुई। मैंने आपको बताया था बजट लाइन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गई आपकी बजट लाइन। और ये तीन हो गए आपके इंडिफरेंस कर्व्स, IC1, IC2 एंड IC3। अब देखो IC1, IC2 एंड IC3 आर द थ्री इंडिफरेंस curves and AB is the budget line। ये जो AB आपको दिख रहा है AB, this is a budget line with the constraint of budget line the highest indifference curve which a consumer can reach is IC2। अब देखो इसका budget line यहाँ पे है, IC3 को तो वो कहीं पे टच भी नहीं कर रहा है, तो IC3 तो आउट ऑफ बजट हो गया उसके लिए। दैट मीन्स विद द गिवन इनकम विद द गिवन बजट लाइन मैक्सिमम वो कौन से IC को टच कर सकता है? दैट इज IC2, द इंडिफरेंस कर्व 2, द सेकेंड इंडिफरेंस कर्व। तो IC3 हो गया एक सपना उसके लिए। तो इक्विलिब्रियम पे वो कब होगा? या तो IC1 पे होगा या फिर IC2 पे होगा। अब देखते हैं वो इक्विलिब्रियम पे कब होगा। द बजट लाइन इज टैंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व IC2 एट पॉइंट E। अब हमारी बजट लाइन कौन सी थी? AB, दिस इज द बजट लाइन। और ये कौन से इंडिफरेंस कर्व के साथ में टैंजेंट में है? दैट इज IC2। पॉइंट क्या है? पॉइंट E। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज योर सेकेंड इंडिफरेंस कर्व एंड दिस इज द पॉइंट E। हमारी बजट लाइन और हमारा इंडिफरेंस कर्व 2 आर इन टैंजेंट एट पॉइंट E। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वेयर द कंज्यूमर परचेसेस OM क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी X एंड ON यूनिट्स ऑफ कमोडिटी Y। अब ये जो पॉइंट है E, जहां पे हमारा सेकेंड इंडिफरेंस कर्व और हमारी बजट लाइन मैच हो रही है, दैट मीन्स इंटरसेक्ट कर रही है, वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट पे वो X, सपोज यहाँ पे हम X कमोडिटी की बात कर रहे थे, तो वो X कमोडिटी का M यूनिट्स कंज्यूम करता है और वो Y का, लेट्स से दिस इज द कर्व दैट इज शोइंग द कमोडिटी Y, तो वो Y कमोडिटी के N यूनिट्स कंज्यूम करता है। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर भी लिख सकते हो और वो नंबर आपका बन जाएगा इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे हम उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं। देखो यू कैन सी दिस इज द पॉइंट, अब इस पॉइंट पे इतना वो कंज्यूम करेगा Y का और इतना वो कंज्यूम करेगा X का। अब आपके माइंड में एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पे भी बजट लाइन मैच हो रही है और हमारी बजट लाइन तो यहाँ पे भी मैच हो रही है, तो इसको हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्यों नहीं कहते हैं? दो रीजंस के कारण। देखो यहाँ पे भी मैच हो रही है और यहाँ पे भी मैच हो रही है, तो इसको हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्यों नहीं कहते हैं? फॉर टू रीजंस। सबसे पहला रीजन होता है, हमें पता है कि IC1 और IC2 में ज्यादा सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? IC2 पे मिलेगा। तो कोई भी कंज्यूमर कोशिश करेगा IC2 पे पहुंचने की, क्योंकि वहां पे ज्यादा सेटिस्फैक्शन है। फर्स्ट रीजन। अब दूसरा रीजन देखो, जब हम बात करते हैं IC1 की, तो हमारे पास में दो ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, बट हमें पता है कि इक्विलिब्रियम तो कोई एक ही पॉइंट पे हो सकता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? द पॉइंट ऑफ नो चेंज। तो अगर दो पॉइंट है तो वो इक्विलिब्रियम हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम हमेशा सिर्फ एक ही पॉइंट होगा एंड दैट इज पॉइंट E। तो आपको समझ में आया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है एट पॉइंट E। As budget line can be tangent to one and only one indifference curve, consumer maximizes his satisfaction at point T when both the conditions of consumer equilibrium are satisfied। अब जब हम बात करते हैं पॉइंट E की, यहाँ पे दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब बिना देखे बताओ कंडीशंस कौन सी थी? फर्स्ट, MRS, that is the marginal rate of substitution of X and Y is equal to the P of X by P of Y, that is the price ratio of both the commodities। दूसरा कौन सा पॉइंट था? कि MRS should fall कंटिन्यूअसली। तो जब हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व 2 की और हम बात करते हैं हमारे बजट लाइन की, तो ये दोनों कंडीशंस वहां पे सैटिस्फाई हो रही है। इसी के साथ साथ में हमारा ये वाला चैप्टर होता है खत्म, जहां पे हमने देख लिया कार्डिनल अप्रोच, हमने ये भी देख लिया कि ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है। कार्डिनल अप्रोच में इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, इन द केस ऑफ टू कमोडिटीज हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ऑर्डिनल अप्रोच, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे कि इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, बजट लाइन एंड फाइनली आवर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इंडिफरेंस मैप। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है, थोड़ा सा लेंथी है बट इट्स वेरी सिंपल। एक बार वापस पूरा चैप्टर देख लो अगर नहीं समझ में आया हो तो, और अगर समझ में आ गया तो चलो चलते हैं हमारे थर्ड चैप्टर की तरफ, दैट इज डिमांड।